तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी मीनिंग क्या है, इसकी नेचर्स क्या है, इसके स्कोप्स क्या हैं और मैनेजमेंट का इस्तेमाल हम एजुकेशंस में क्या करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशंस और सीटेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये स्कूल मैनेजमेंट के कोर्स में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसे समझना चाहिए। और चलिए समझते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शादैन हयात। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का स्टूडेंट हूँ और इंटीग्रेटेड बीएड कर रहा हूँ। लर्निंग फेज़ में हूँ, सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। जो चीज़ मैंने अपने टीचर से सीखा बस वही को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ा तो नहीं सकता, बस कोशिश है मेरी। सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, बिकॉज मैनेजमेंट का टर्म कहाँ से आया। ठीक है, मैनेजमेंट का टर्म मैनेज से आया, जिसका मतलब होता है इटैलिक टर्म्स है। इटैलिक्स जो भी है मैंगरा, आप समझ लीजिए, आई एम नॉट गुड एट इटालियन। तो इसमें मतलब क्या होता है, हैंडल करना या टूल। किस तरह से टूल है, आपके हाथ में एक टूल दिया गया कि आप किस तरह से खूबसूरत पेंटिंग कर दीजिएगा ताकि वो जाके उसको बेचें तो उसका कुछ दाम मिल सके, कुछ मोल मिल सके। इसका मतलब क्या हुआ कि, और लैटिन का मतलब हुआ मनुष्य, मीन्स हैंड, हाथ। ठीक है, तो आप इसी तरह से एनालाइज कर पाइएगा। सेकेंड, फ्रेंच वर्ड में भी आया गया, इसका मतलब डेवलपमेंट, मीनिंग का हमेशा डेवलप करता गया और चेंज होते रहा। तो मैनेजमेंट बेसिकली एक तरह से आपका हैंडल समझ लीजिए और टूल समझ लीजिए। ठीक है, ये टर्म हमेशा याद रखिएगा, सीटेट्स में क्वेश्चंस में आते हैं कभी कभी, आप दिमाग जहन में हमेशा रखिएगा इसको। तो मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक, बेसिकली मैनेजमेंट कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में इमेजिन कीजिए आप एक कंपनी इस्टेब्लिश किए, आपने किसी दायरा को इस्टेब्लिश किया किसी मकसद के तहत। उस मकसद को पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या होगा, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह से सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद आदमी को रखेंगे, उसके बाद लीडिंग करेंगे, उसको देखेंगे भी, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे ये काम ऐसे करो, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करेंगे, उस पर कमांड करेंगे कितना काम पहुँच पाया कि नहीं, उसके बाद इनिशिएटिव करेंगे ताकि अपने गोल, अपने मकसद के तहत पहुंच जा सके। दूसरा बात की रिसोर्सेज। देखिए, आपके सामने रिसोर्सेज भी हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज भी आपके मौजूद है, आपका टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। तो हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। और मैनेजमेंट एक एकेडमिक डिसिप्लिन्स क्यों है, मैं आगे बताऊंगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। और एक सोशल साइंस डिसिप्लिन्स क्यों है, क्योंकि हर चीज़ के फील्ड हो सकते हैं। आप यूपीएससी के इंटरव्यू के एग्जाम्पल ले लीजिए या किसी भी इंटरव्यू के एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें से साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है, कोई फिलोसफी के लोग भी बैठते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट भी बैठते हैं, तो हर डिसिप्लिन्स के लोग बैठते हैं। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ, क्योंकि सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। मैं आगे इसका जिक्र करूँगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। पहले, मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है, बखूबी एक कला तो ही है, क्योंकि इसमें हर इंसान से डील करते हैं और इंसान को डील करना तो एक कला ही तो होता है कि आप हर इंसान से डील करते हैं। हर के अलग अलग सोच हैं, अलग अलग विचार हैं। आप क्लास ही में ले लीजिए, एक टीचर किस तरह से बच्चे को डील करता है, उसकी अलग रोल है, अलग विचार है। किसी की पोइट्री पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को, हर इख्तलाफ है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार है। अब उसको मैनेज करना है, आपको ह्यूमन रिलेशंस को मैनेज करना है, आपको इंसान को मैनेज करना है, आपको पब्लिक को मैनेज करना है। कोई प्रोडक्ट को अगर ले रहे हैं, उसको कहाँ बेचिएगा आप, पब्लिक को बेचिएगा ना, तो उसको भी मैनेज करना है। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस करनी होगी, फिर आपको डिसीजंस लेनी होगी। किसी मैनेजमेंट को एफिशिएंट चलाने के लिए डिसीजंस भी लेना बहुत ज़रूरी है। और चेंज के हिसाब से परिवर्तन ही समय का नियम है। तो समय का डिमांड है, समय के हिसाब से चेंज भी करना होता है। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा या चेंज करना होगा, ये भी तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आप समझ सकते हैं कला क्यों है, आर्ट क्यों है, क्योंकि इंसान से डील कर सकते हैं और इंसान को डील करना एक कला ही तो है। साइंस क्यों है, साइंस क्यों है, मैंने इसीलिए बताया था कि मैं वो बात बोल रहा था कि सोशल साइंस में डिसिप्लिन्स क्यों है, क्योंकि हर डिसिप्लिन्स के लोग के ले लेते हैं। फिलॉसफी के भी लोग कुछ पार्ट लेंगे, कुछ लॉ के भी लेंगे, कुछ थ्योरी के भी लेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ प्रैक्टिस होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ही बीएड करिकुलम पढ़ रहे हैं, तो बीएड करिकुलम में सोशोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, इकोनॉमिकल का थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आ जाता है कभी स्टैटिक्स में। तो हर चीज़ को लेकर के हम मैनेज कर रहे हैं किसमें, एजुकेशन मैनेजमेंट में, ताकि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कर सकें। ऑर्गेनाइजेशंस क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनाइज हुआ है, किसी मकसद के तहत फॉर्म हुए, कि आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में आए कि नहीं, ये स्कूल मैं बनाया हूँ, इसके मिशन कुछ है, इसका टारगेट कुछ है, इसका वेलफेयर
वेलफेयर कुछ है, इसके किसी फ़ायदे के लिए है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का बुनियादी स्ट्रक्चर है जिस पे आपने खड़ा किया, तो एक तरह से ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन्स हैं। अरे इंसानी को तो डील कर रहे हैं ना, कि आप इंसान को डील कर रहे हैं। टीचर ही इमेजिन करिए, इंसान को डील करते हैं, हम टाइम टेबल सेट करते हैं, इंसान के लिए टाइम टेबल सेट करते हैं, हम कमेटी बनाते हैं, तो इंसानी के लिए, बच्चे के लिए बनाते हैं, सीनियर मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, तो एक तरह से इंसानी तो डील कर रहे हैं ना, इंसान का तो इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आर्ट है तो इंसानी को डील कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो आर्ट्स के साथ ताल्लुक़ आप पर्सन के साथ भी कर सकते हैं। डिसिप्लिन है, ऑब्वियसली डिसिप्लिन के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। डिसिप्लिन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही रहा है। मोटिवेशन एक हद तक ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। वही चीज़ मैनेजमेंट के साथ है। डिसिप्लिन क्यों? आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा, किसी समस्या आ गई तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा, ये कि ना कि प्रॉब्लम से भाग जाएँ। आपको डिसीज़न लेनी पड़ेगी, कभी कभी कंपनी लॉस भी होगी तो आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी। आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, आपको पैसे को मैनेज करना पड़ेगा, बजट को मैनेज करेगा, कितना खर्च हुआ, कितना हुआ, तो आपको एक साल को देखना पड़ेगा, जो मैनेजर का काम होता है। ऑब्वियसली किसी कंपनी में आप जाके देख सकते हैं। ये 3-5 बेसिक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रखिएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको मेंशन करिएगा, हमेशा सीटेट के क्वेश्चंस में पुटअप किए जाते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, एजुकेशन मैनेजमेंट, मैंने मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब एजुकेशन में कैसे जोड़ा जाएगा? एजुकेशन एक ब्रॉडर टर्म है और दोनों को मिलाना एक डायनेमिक प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको प्लानिंग करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, कंट्रोल करना होगा, ताकि आप ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल को इफ़िशिएंटली यूज़ कर सके, ताकि उसका पूरा चीज़ ले सके, ताकि अपने गोल मकसद के तहत पहुंच सके। मकसद क्या है? एजुकेशन का जो मकसद है, तालीम का जो मकसद है, ताकि वही तालीम आगे चल कर के हमें एक अच्छा नागरिक देख सके। देखिए स्कोप क्या हो सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पहले जिक्र किया कि मैथ सब्जेक्ट पे बात होगी, लेकिन अब जो जिक्र बदलाव जो समाज का हुआ, अब हम सोशल के बारे में, समाज के बारे में सोचेंगे, इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, तरक्की के देश के तरक्की के बारे में सोचेंगे, उनके कल्चर के बारे में सोचेंगे, सभ्यता के बारे में सोचेंगे, ताकि जिंदा रहे सभ्यता, ताकि जो कल्चर जहाँ महरूम हो गया था वो ज़िंदा रह सके, कहीं ना कहीं दफन ना हो जाए। तो एजुकेशन का ये मकसद आने लगा था। अब फोकस क्या करते हैं? बेसिकली डिसीजंस मेकिंग में किसका डिसीजंस लेना है, क्या डिसीजंस लेना है, किस तरह से डिसीजन लेना है, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का पार्ट है। कोई प्रॉब्लम्स आ गया तो उसका सॉल्यूशंस हैं, ना कि प्रॉब्लम्स को छोड़ के भाग जाए। आप गए डॉक्टर के पास, आप पर्स भूल गए, तो ये ना सोचे कि मैं रोने लगे, आप प्रॉब्लम्स निकालिए, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। मैनेजमेंट एक टेक्निक्स देता है। अगर मान लीजिए बच्चा बदमाशी कर रहा है, शरारती कर रहा है, तो आप उसको सॉल्यूशन निकालिए, उसका कुछ समाधान निकालिए, ना कि उसे भगा दीजिए क्लास से। तो ये अच्छी टीचर की क्वालिटीज़ नहीं है। कम्युनिकेट से करिए, आपको बोलने चालने के तरीके सिखाता है, फोकस करता है किस तरह से बोलिएगा कि क्लास का हर बच्चा सुने आपकी आवाज़, और इंफॉर्मेटिव मैनेजमेंट हो और इफेक्टिव टीम बिल्डिंग हो। क्लास में जो प्रोफेसर्स लोग हैं या टीचर्स लोग हैं जो स्टाफ रूम में है, एक अच्छा टीम मैनेजमेंट हो, इस पे फोकस करता है। को करिकुलम एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, करिकुलम एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना, कैलेंडर को डिज़ाइन करना, ठीक है, रोल प्ले को डिज़ाइन करना, रिकॉर्ड को सेट करना, बच्चे के रिजल्ट को डिज़ाइन करना, किस तरह से बजट होगा, क्या खर्च हुआ, कितना पैसा आया, किसको पैसा दिया गया, इस चीज़ पे फोकस करता है ना स्कूल मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला कि इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्टिव किस ऑब्जेक्टिव के तहत हुआ। दूसरा, अगर क्या प्लानिंग है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस है, कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा, इंप्रूव करना कि क्या क्या हो रही है खराबी। ये पॉजिटिव पब्लिक इमेज, कोई भी स्कूल को देखिएगा वो हमेशा पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहता है, या हमारे इंस्टीट्यूट को ही देख लीजिए किस तरह से वो पॉजिटिव इमेज चाहता है, वो हमेशा रैंकिंग करना चाहता है। तो एक पॉजिटिव इमेज देखना और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल करना कि आप स्टाफ फैकल्टी जो भी आपके अंदर काम कर रहे हैं, दाई से लेके जो भी, उसका यूटिलाइज़ करें, उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें, तो वो आपके काम की कदर करेगा और आपको अच्छा बुनियादी स्ट्रक्चर बना के देगा। दूसरा बात, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर कोई इंसान अगर जॉब सेटिस्फाइड हो तो वो काम करेगा। आप टीचर बनना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती बन गए, तो आप इफ़िशिएंटली नहीं दे पाइएगा। तो आपको टीचर बनने के लिए आपके अंदर ख्वाहिशात होनी चाहिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इस जॉब के लिए, और एक रिलेशनशिप कम्युनिटी के साथ बिल्ड कीजिए।
बिल्डिंग क्यों करना कि कम्युनिटी का तो हिस्सा हूँ हम लोग, और रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं समाज की तार कम्युनिटी से तो आके जुड़ जाती है, जो हमें जानना ज़रूरी है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हमें बोलना चालना तरीका, तौर तरीका किस तरह से, पेरेंट्स मिलने आए तो कैसे बात किया जाए, प्रिंसिपल से कैसे बात किया जाए, बच्चों से कैसे बात किया जाए, एक अच्छा बिल्डिंग है। स्ट्रेस और कंपोनेंट से जब कभी कभी परेशानियाँ आ जाती हैं, पढ़ा पढ़ा के बच्चे टीचर लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसको कैसे डील करना जाए, या कभी कभी इमोशनल बैरियर्स आ जाते हैं तो उसको कैसे डील किया जाए, इस पे एजुकेशन मैनेजमेंट फोकस करता है। ये प्रिंसिपल्स दिए गए थे, 14 प्रिंसिपल है हेनरी फॉस के थ्रू। पहले डिविजन्स ऑफ लेबर, किसको क्या वर्क देना है, कौन सा काम देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटीज़, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है, मैनेजमेंट में भी ज़रूरी चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड जो होगा सब उसको फॉलो करे। फिर आप डायरेक्शंस देना ज़रूरी है, किस तरह से डायरेक्ट होगा, क्या किस वक्त आना है, किस वक्त नहीं आना है। फिर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, हर इंसान अपने अपने में अलग है, किसी को मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैथ के फैकल्टी दें, किसी को हिस्ट्री पढ़ाना अच्छा है तो हिस्ट्री की फैकल्टी दें। तो ऐसे चलती रहती हैं। तो देखिए, ये डिविजन्स ऑफ लेबर का मैं फिर से पॉइंट में गया, सॉरी फॉर दैट, वहाँ मिस्टेक हो गया था। तो इसमें बात सेंट्रलाइजेशंस करना, किसी इन्फॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करना, कि टॉप से लेके बॉटम तक आना, कि ऊपर से लेके नीचे तक आना। फिर स्केलर चैन को फॉलो करना, स्केलर वे में चैन को फॉलो करना। मटेरियल और सोशल ऑर्डर को फॉलो करना, क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा टीचिंग लर्निंग के लिए, सोशल रिक्वायर्ड होगा टीचिंग लर्निंग के लिए। इक्विटी भी इम्प्लीमेंट करना, सबको बराबरी का दर्जा देना, ये ना कि इंसाफ मिलना चाहिए सबको। इक्वालिटीज़ की बात नहीं कर रहे, इक्विटी की बात कर रहे हैं। आपका स्कूल का जो हेड मास्टर भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो स्टाफ फैकल्टी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं उसकी भी ज़रूरतें होती हैं, उनके बिना अगर नहीं होती तो आपका स्कूल नहीं चल पाता। वो इमेजिन करिए, बच्चे का दिन अगर दाई आपके बाथरूम साफ ना करती तो आज आप नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं दाई की भूमिका भी बहुत ज़रूरी रही होगी स्कूल में ना। इनिशिएटिव लीजिए स्टूडेंट की तरक्की के लिए। कभी फील्ड विजिट पे लेके जाइए, कभी कोविड का टाइम पीरियड है तो इनिशिएटिव लीजिए, उसे अवेयर करिए, उसे मास्क पहनने के लिए अवेयर कीजिए। तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा समय के हिसाब से। फिर स्टेबिलिटीज़ डेवलप करें कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर में है वहाँ स्टेबल हो, सब एक जगह आके महदूद हो, सबको लगे कि मैं इस गोल के तहत हो। जैसे मेरे स्कूल का गोल था टुवार्ड्स सम लाइन, तो सब बुनियाद था उस पर, टीचर अमल करता था। फिर एक फ्रेंच के वर्ड है स्पिरिट डी कॉर्पस, मीन्स टीम स्पिरिट होना चाहिए। ये स्पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टीम स्पिरिट होना चाहिए, आप एक साथ हैं। अगर टीम हारती भी है तो हारेंगे, एक्सेप्ट करेंगे सब मिलकर, जीतती भी है तो जीत इंजॉय करेंगे। तो टीम स्पिरिट होना ज़रूरी है। फिर फंक्शंस में आपका प्लानिंग आ गया, वो इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग सिंपली सेम चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव को प्लान कैसे करेंगे। ये मैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय हुम एंड हाउ। व्हाट, क्या, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, कहीं ना कहीं पीछे रहना चाहिए, सोचना चाहिए। प्लानिंग करना ज़रूरी है, पहले प्लानिंग कीजिए फिर एक्शन लीजिए, ये ना कि प्लानिंग तक ही खत्म रह जाइए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप देखना चाहता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे, किसी ऑब्जेक्टिव के तहत काम करेंगे। फिर करंट स्टेटस देखेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हुआ है फुलफिल कि नहीं हुआ, किया गया कि नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेयर किए कि नहीं किए, प्लानिंग को एनालाइज किए कि नहीं किए, ट्रेंडिंग के साथ चले कि नहीं चले। अभी गूगल मीट्स का टाइम पीरियड, अगर कोई स्कूल गूगल मीट पर क्लास नहीं कराता तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ट्रेंडिंग के साथ चल रहे हैं कि नहीं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, या जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन का अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि जो चीज़ एक्शंस को, कोर्स ऑफ एक्शन लेना। फिर सपोर्टिव प्लान करना, जो चीज़ ह्यूमन रिसोर्सेज है आपके पास, कैपेबिलिटीज़ है, आपको उसका सही से इस्तेमाल करना। फिर इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। आप प्लान कर दिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए तो कहीं ना कहीं आप दूर हो जाइएगा ना। तो प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन सिंपली किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि इफेक्टिव और सिस्टमैटिक वे में हो सके, एक तौर तरीके से आप बन सकें और अपने मकसद तक पहुंच सके। तो इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि हर चीज़ कब ऑर्गेनाइज होगा, जब हर इंसान से अपना अपना काम लिया जाए और अपने मकसद के तहत काम किया जाए पॉजिटिव वे में। डायरेक्शंस आपको डायरेक्ट करना होगा कि ये बंदा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको मोटिवेट करना होगा टाइम टू टाइम। नहीं, तुम कर सकते हो, यू हैव बिलीव कि तुम कर सकते हो। लीडरशिप को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा, हर को जाके देखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग किसके तहत, कि आप कंट्रोल करेंगे, कि आप फीडबैक लेंगे, ये कर रहा है कि नहीं, अचीव हो रहा है कि नहीं। आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट मांगेंगे, मंथली रिपोर्ट होता है स्कूल में, रिजल्ट को देखना, टर्म में रिजल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना होगा, कहीं ना कहीं छोड़ ना देना होगा, प्लानिंग को कंट्रोल करके चलना होगा।
इवैल्यूएशन तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो अधूरा है ये। आपकी ज़िंदगी में अगर इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो आप कभी ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और इवैल्यूएशन बताता है कि कैसा होगा, मेरी कमज़ोरी क्या रही इंस्टीट्यूशन को, और मेरी वीकनेसेस क्या रही, या इम्पैक्ट क्या रहा इस सिस्टम में। या पहले गोल ऑब्जेक्टिव को इवैल्यूएट करेंगे, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कंटेंट सिलेक्शन और वैलिडिटी हुआ कि नहीं हुआ, प्रोसेस में हुआ कि नहीं हुआ, आउटकम क्या निकला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स टू माय ओल्ड फ्रेंड, जो मेरे दोस्तों के लिए जिसने मुझे बिलीव किया इस प्लेटफॉर्म के आने के लिए। और थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू